नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनय है और मैं 21 साल का हूँ। फिलहाल मैं मुंबई में नौकरी कर रहा हूँ। मैं मूल रूप से चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। बड़ी माजरा में हमारा 3 मंजिला घर है। मेरी माँ का नाम सुमला है। उनका उम्र लगभग 53 साल होगा। वह एक हाउसवाइफ है, हालांकि वह बीएड कर चुकी है। मेरी माँ कद में थोड़ी छोटी है, लेकिन शरीर भारी भरकम है। वह हमेशा साड़ी में ही रहती है। मैंने कभी उन्हें साड़ी के अलावा कुछ और पहने नहीं देखा था, लेकिन जिस रात यह घटना हुई उसके बाद से मेरी और माँ की जिंदगी बदल गई। यह घटना तब की है जब मैं 25 साल का था। उस दिन पिताजी को हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तब मेरी पीजी पूरी हो चुकी थी और मैं नौकरी की तलाश में था, इसीलिए घर पर ही रहता था। माँ भी बीएड करने के बाद भी जॉब ना करके वह हाउसवाइफ ही बनी रही। तब अस्पताल में पिताजी का इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पिताजी को इस हालत में देखकर माँ टूट चुकी थी। मैं उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वह मुझ पर निर्भर थी। पिताजी का खराब तबीयत का खबर सुनकर मेरी मौसी और मामा भी तुरंत अस्पताल पहुंच गए थे। सभी अपनी अपनी तरह से मदद कर रहे थे। 4-5 दिन बाद डॉक्टर ने वह बात कह दिया जिसका हमें डर था। डॉक्टर ने कहा कि अब पिताजी को बचाना मुश्किल है। यह सुनते ही माँ बेहोश हो गई। मैं उनके पास था, इसलिए संभाल लिया पिताजी। अब वेंटिलेटर पर थे। जब तक वेंटिलेटर चल रहा था तब तक ही उनका सांस लेना मुमकिन था। तब मैं और माँ पिताजी से आखिरी बार मिलने आईसीयू में गए। माँ अब थोड़ी संभल गई थी। उन्होंने रोते हुए पिताजी को गले लगाया। मैं भी उनका हाथ पकड़कर रोने लगा। कुछ ही देर में पिताजी ने आखिरी सांस लिया और अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लिया। हम आईसीयू से बाहर आए और माँ मुझे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। बाद में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। दिन बीत गया। शाम के 5-6 बजे चुके थे। अंतिम संस्कार के सारे काम रिश्तेदारों ने संभाल लिए थे। स्मशान घाट से घर लौटने के बाद मैं अपने कमरे में गया और जमकर रोया। माँ बस लगातार रो रही थी। वह बहुत परेशान थी। थोड़ी देर बाद मौसी मेरे लिए चाय लेकर आई। तब मैं उठकर बैठा। चाय लेते हुए मैंने उनसे पूछा, माँ कैसी है? मौसी ने कहा, दीदी अभी भी रो रही है। विजय उसे बहुत तकलीफ हो रही है। तब मैंने कहा, हाँ मौसी, उनका पिताजी से बहुत लगाव था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौसी ने कहा, मैं समझ सकती हूँ विजय, लेकिन अब दीदी को तुम्हारा सहारा चाहिए। इस उम्र में वह पूरी तरह तुम पर ही निर्भर है। इतना कहकर मौसी चली गई। तब मैं सोचने लगा कि अब इस घर का जिम्मा मेरा ही है। मेरे मन में नौकरी और आगे के जीवन को लेकर कई विचार आने लगे। मुझे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी होगी और खुद को जिम्मेवार बनाना होगा, क्योंकि पापा की पेंशन पर हम कब तक रह सकते थे। इन सब विचारों से मेरा सिर भारी हो रहा था। मैं अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया ताकि कुछ ताजा हवा मिल सके। इससे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। लिविंग रूम में माँ और मौसी बैठी थी, रिश्तेदारों से मिल रही थी। कुछ देर बाद रिश्तेदारों की भीड़ कम हो गई। मौसी मेरे कमरे में आकर बोली, मैं खाना लगाती हूँ, तब तक तुम माँ के पास बैठो। मैंने हाँ कहा और माँ के पास जाकर बैठ गया। मुझे देखकर माँ मेरे गले लगकर फिर रोने लगी। मैंने उन्हें गले लगाकर चुप कराने की कोशिश किया। मेरी माँ गोरे रंग की थी। इतना रोने की वजह से उनके गाल लाल हो गए थे। उनकी आंखें भी थकी हुई थी। वह मुझसे लिपट कर रोती जा रही थी। मैंने उनसे कहा, माँ अब मत रो, जो होना था वह हो गया। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें देखकर ही अब दिन काट रही हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो उनकी याद आ जाती है। यह कहकर माँ और जोर से रोने लगी। इतने में मौसी बाहर आई और माँ से बोली, दीदी थोड़ा खाना खा लो, दोने वाले खा लोगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। माँ ने हाँ कहा। मौसी बोली, तुम रसोई में चलो, मैं मदद करती हूँ, तुम्हें बहुत कमजोरी आ गई है। माँ बोली, तू किचन में जाकर देख, मैं आकर मदद करती हूँ। यह कहकर मौसी रसोई में चली गई। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उन्हें उनके और पिताजी के कमरे में ले गया। फिर माँ बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आई। अब उनका चेहरा थोड़ा ठीक लगने लगा था। मैंने पहली बार माँ को इस तरह देखा था। मुझे अनजाने में अजीब लगने लगा। इतने में माँ ने कहा, विनय बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? मैं साड़ी बदलना चाहती हूँ, बहुत कमजोरी लग रही है। मैंने कहा, हाँ माँ, मैं हूं ना, बताऊं क्या मदद करूं? माँ बोली, पहले दरवाजा बंद कर दो और अलमारी में से वह सफेद साड़ी निकाल दो। तब दरवाजे के पास खड़ा होकर मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं देता हूँ, तुम बस यहाँ बैठो। फिर मैं दरवाजा बंद करके पीले रंग का छोटा बल्ब जलाया और अलमारी से सफेद साड़ी ढूंढने लगा। जैसे ही मुझे साड़ी मिली, मैंने उसे माँ को देने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे मुड़ते ही जो देखा उससे मैं चौंक गया। माँ मेरी ओर पीट करके खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मैंने जल्दी से साड़ी माँ को दिया और उनसे पीठ फेर कर खड़ा हो गया। इस बीच मेरे मन में अलग अलग तरह के ख्याल उमड़ने लगे। तभी माँ ने कहा, विनय बेटा, एक और काम करोगे? अलमारी में पीले रंग की मेरी साड़ी रखी है, वह दे दो। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने कहा, हाँ माँ, और पीले साड़ी ढूंढने लगा। फाइनली फोल्ड की गई पीले साड़ी मुझे मिल गई। उसे खोलकर देखा तो उसका डिजाइन देखकर मैं बहुत चक्का रह गया। तभी माँ ने पूछा, साड़ी मिली क्या विजय बेटा? मैंने कहा, हाँ मिल गई। तब साड़ी माँ को देने के लिए मुड़ा तो देखा माँ अब भी पीट करके खड़ी थी। मैं हक्का बक्का का रह गया, लेकिन खुद को शांत रखते हुए साड़ी उन्हें दे दिया। डीन पीले बल्ब की रोशनी में जो देखा वह कोई विश्वास करने लायक चीज नहीं थी। तैयार होने के बाद माँ बोली, विनय बेटा, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं यही इंतजार करती हूँ। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा। माँ ने कहा, मेरे कपड़े बाथरूम में रख देना। मैंने हामी भर दिया और फिर उन्होंने एक साड़ी दिया। फिर उन्होंने नीचे रखी काली चादर भी उठाकर दिया। मैं चुपचाप बाथरूम में चला गया और दरवाजा बंद किया। अंदर जाकर मैंने गहरी सांस लिया। बाहर आने पर देखा कि माँ अभी भी बैठी थी। मैंने उनका हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें खाने के लिए लेकर गया। खाने के वक्त माँ बहुत शांत थी घर में। अब बस मैं, माँ, मामा और मौसी ही बचे थे। बाकी रिश्तेदार वापस चले गए थे। खाने के बाद मौसी ने मुझसे पूछा, विनय सोने की व्यवस्था कैसे करनी है? मैंने कहा, मौसी आज मैं माँ के पास सो जाऊंगा, वह पहले से ही परेशान है। वैसे भी तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा, तो तुम मेरी रूम में सो जाओ मौसी। हम लिविंग रूम में सो जाएंगे। मौसी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। रात में कुछ चाहिए तो बता देना। मौसी ने किचन का काम निपटाया और मेरी रूम अब लिविंग रूम में बिस्तर लगाकर चली गई। मैं बेडरूम में गया तो देखा कि माँ वहां नहीं थी। मैंने दरवाजा बंद किया और कपड़े बदलने लगा। जैसे ही मैंने शर्ट और जीन्स उतारी और नाइट ड्रेस ढूंढने लगा, तभी बेडरूम की लाइट जली। पीछे मुड़कर देखा तो माँ अंदर आ चुकी थी। उन्होंने चुपचाप लाइट जलाई थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, माँ मैं नीचे सो जाऊं? तुम आराम से सो जाना। माँ बोली, विनय मुझे नहीं लगता कि आज नींद आएगी, तुम यही मेरे पास सो जाओ।
फिर मैंने पंखा चलाया और देखा कि बेडरूम में सिर्फ एक ही कंबल है। मैंने कहा, माँ मैं अपने कमरे से कंबल ले आता हूँ। माँ ने कहा, विनय मौसी सो चुकी होंगी, आज के लिए यही कंबल। ठीक है। फिर मैंने ऐसे चालू कर दिया। बेडरूम का दरवाजा हल्का सा बंद किया और कमरे की सारी लाइट्स बुझाकर सिर्फ डीम पीली रोशनी वाला बल्ब जलाकर बेड पर आ गया। फिर माँ ने नेट लगाकर कंबल ओढ़ लिया और मेरी तरफ पीट करके सो गई। मैं भी कंबल में घुस गया और छत की ओर देखते हुए लेटा रहा। अब ऐसी की वजह से कमरे में ठंडक महसूस हो रही थी। थोड़ी देर में मुझे माँ के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। माँ को इस हाल में देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं माँ के पास खिसक गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, माँ शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम्हारे लिए यह बहुत कठिन है, लेकिन पापा हमेशा हमारे साथ रहेंगे और मैं तो हूँ ही तुम्हारी देखभाल करने के लिए। माँ रोते हुए बोली, विनय तुम्हारे पापा ने बहुत कुछ दिया है, आज उनके बिना जीना बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। मैं माँ के पास और करीब खिसक गया और उसके कंधे पर सिर रख दिया। माँ कुछ पल के लिए रोना बंद हो गई और बोली, विनय बेटा जब तुम साथ होते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पापा ही मेरे साथ हैं, तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। ऐसा कहकर माँ थोड़ी शांत हो गई। मैं भी फिर से छत की तरफ देखने लगा। अब मेरे दिमाग से एक एक करके विचार निकलने लगे थे। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया और ना चाहते हुए भी मन में बुरे ख्याल आने लगे। ये सब मेरे दिमाग में घूमने लगा। तभी माँ ने पूछा, विजय बेटा तुम्हें नींद आ रही है? मैंने कहा, नहीं माँ। क्यों, क्या हुआ? माँ बोली, कुछ नहीं रे, मुझे नींद नहीं आ रही है, थोड़ा डर लग रहा था और थोड़ी ठंड भी लग रही है। एक काम करोगे मेरे लिए? मैंने कहा, घबराओ मत माँ, मैं हूं ना, बताऊं क्या चाहिए? माँ बोली, थोड़ा मेरे पास रखकर सो गए। मैंने कहा, हाँ चलो, और माँ के पास खिसक गया। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर ले लिया। थोड़ी देर बाद मैंने माँ से कहा, माँ तुम्हें याद है जब मैं छोटा था तो सोते वक्त पांव फैलाकर सोने की आदत थी, तुम कितनी बार मेरी वह आदत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। माँ हंसते हुए बोली, तुम मेरी कभी नहीं सुनते थे, लेकिन पापा कहते थे तो तुम मान जाते थे। और कुछ दिनों बाद फिर वही आदत। मैंने भी फिर अपने बचपन की बातें बताकर उसे खुश करने की कोशिश किया ताकि उसका दुख थोड़ा हल्का हो जाए। हम दोनों बात कर रहे थे कि अचानक माँ बोली, विनय बेटा तुम्हारी पांव फैलाकर सोने की आदत छूट गई या अभी है? मैंने कहा, पूरी तरह से तो नहीं गई, लेकिन अब भी थोड़ी बहुत है। माँ बोली, मुझे पता था कोई बात नहीं, मेरे लिए तो तुम अभी भी मेरे बच्चे हो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो वैसे ही सो सकते हो। ऐसा कहकर माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। ये सुनते ही मैं भी मन ही मन खुश हो गया और सोचने लगा कि यह क्या चल रहा है। कुछ क्षण शांति में बीते और मैंने मन को तैयार किया और एडजस्ट करने लगा। सोचते सोचते काफी समय बीत गया, क्योंकि बाद में जो हुआ उसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं किया था। हुआ यूं कि मैं सोने की तैयारी कर रहा था और तब माँ मेरी तरफ मुड़ी, ये देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, क्या करना है? माँ बोली, विनय तुम जो भी करोगे मुझे मंजूर है, आखिर तुम मेरे बच्चे हो। ऐसा कहकर माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा बाहर निकलकर पूछने लगा, क्या हुआ माँ, तुम ठीक हो? अच्छा लग रहा है तुम्हें? माँ ने मेरे बालों को जोर से पकड़ लिया और बोली, तुम्हारे पापा भी ऐसे ही कहते थे। यह सुनते ही मुझे भी ज्यादा देर रुकना मुश्किल हो रहा था। मैंने माँ से कहा, माँ अब और मुश्किल हो रहा है। माँ बोली, हाँ अरे मुझे पता है, मैं भी कब से इंतजार कर रही हूँ, चलो अब ज्यादा समय मत लगाओ। इतने में माँ ने धीरे से मेरे कान में कहा, देखो तुम तो अपने पापा जैसे ही हो। मैंने हंसते हुए कहा, सच में? मैंने माँ से कहा, माँ सच बताऊं मुझे नहीं पता था कि तुम इसके लिए खुश होगी। ये सुनकर माँ बोली, देखो ये सब तुम्हारे पापा की याद होगा, मैंने हमेशा तुम्हारे पापा को तुम्हारे अंदर देखा है, लेकिन मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आज ऐसे कठिन समय में हम बात करेंगे। और सच में मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बच्चा मिला। मुझे चिंता हो रही थी कि इनके बाद अब